हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल एंड मैं हूँ दिव्या जो आज डील करने वाली हूँ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, जिसमें हम कवर करेंगे टू पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स दैट इज राइबोसोम्स इटसेल्फ एंड सेंट्रोसोम्स। ये दो स्ट्रक्चर्स हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में, जिसमें से सबसे पहले मैं लूंगी राइबोसोम्स डिटेल में। तो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स अगर आपको डील करने हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर्स में मैं कवर कर चुकी हूँ, तो वहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो पूरा कवर करेगा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स को। तो राइबोसोम्स की बात करते हैं तो राइबोसोम्स वो स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं एंड दे आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहने वाले स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोटिक सेल में भी है एज दे आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नहीं होती है। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसके ऊपर भी राइबोसोम्स थे जो प्रोटीन सिंथेसिस में कंट्रीब्यूशन देते हैं। राइट, सो राइबोसोम का स्ट्रक्चर अगर डील करें तो वो दो पर्टिकुलर सब यूनिट से बना होता है। पहले स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है इट हैज two subunits. The first one is larger subunit, the other one is smaller subunit. तो larger subunit एंड स्मॉलर सबयूनिट, और ये दोनों कंबाइनली बनाते हैं एक पूरा स्ट्रक्चर जो राइबोसोम बनाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा राइबोसोम का। विद दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द लार्जर सबयूनिट एंड द वन with smaller subunit part is this, right? तो ये larger subunit है और ये smaller subunit है। फाइन, लेकिन larger subunit और smaller subunit इनका क्या अरेंजमेंट रहता है, तो उससे पहले हम जान लेंगे कि टाइप्स क्या रहेंगी राइबोसोम की। दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे, दोबारा इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम, तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स में हमारे पास है 70s राइबोसोम्स और 80s राइबोसोम्स, जिसमें से 70s राइबोसोम्स आपको मिल जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स के अंदर भी, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में बात की थी। सो प्रोकैरियोटिक सेल में एंड माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। तो वहां पे हमने 70s राइबोसोम स्टडी किए। और वही अगर हम 80s की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल साइटोप्लाज्म में मिलेंगे एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट रहता है। तो जैसे मैंने कहा कि 70s और 80s राइबोसोम्स है, ये इसमें जो एस आपको दिख रहा है वो रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेटबर्ग्स यूनिट। स्वेटबर्ग्स यूनिट जो रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को। जब ये राइबोसोम्स की डेंसिटी क्या है, ये सेडिमेंट किस रेट पे होते हैं, उसके बेसिस पे अरेंजमेंट है। लेकिन अब इन दोनों टाइप्स को अगर आप देखो तो इनके लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट की डिफरेंशियली अगर डेंसिटी देखी जाए तो सेडिमेंटेशन रेट देखा जाए तो वो अलग आता है। तो अगर मैं लार्जर सब यूनिट की बात करती हूँ तो लार्जर सब यूनिट जो है उसमें 70s और 80s में अलग अलग अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, तो 70s में अगर देखें तो 30s जो है, ठीक है, प्लस 40s, तो 30s प्लस 50s,
ये दो पर्टिकुलर यूनिट्स हैं जिसमें से 50s जो है वो लार्जर सब यूनिट है इन केस ऑफ 70s राइबोसोम्स, और 30s जो रहेगा वो स्मॉलर सब यूनिट रहेगा। ठीक है, तो किस केस में हमने बात की? ये बात की हमने 70s के केस में, 70s राइबोसोम्स के केस में। Whereas if we'll talk about 80s, तो वहां पे 40s प्लस 60s का कॉम्बिनेशन रहता है, यानी कि 60s would be the larger subunit and 40s would be the smaller। इसको इसका समेशन नहीं करना है क्योंकि 50s और 30s को प्लस करके हमारे पास 80s का अरेंजमेंट आता है, तो उसको समेट नहीं करना हमें। हमें जो डेंसिटी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट देखना होता है वो लार्जर सबयूनिट का अलग और स्मॉलर सबयूनिट का अलग देखना होता है, तो हमारे पास समेशन जो है वो अलग आएगा दोनों के केस में। ठीक है, तो 30, 40, 50 एंड 60s। ठीक है, जिसमें से 30s और 50s जो है वो 70s बनाते हैं, 40s जो 60s जो यूनिट सब यूनिट्स है वो 80s का अरेंजमेंट बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर। ठीक है, और जैसे हमने कहा कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और जो प्रोटीन ये सिंथेसाइज करता है उसके बाद उसको डिफरेंशियल अरेंजमेंट दिया जाता है। तो ये राइबोसोम जो है ये ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस तो करते हैं लेकिन सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे फॉर्म होता है, अरेंजमेंट होता है उसका। बट राइबोसोम का काम सिर्फ प्राइमरी लेवल तक है। ठीक है, सिर्फ अमीनो एसिड की चेन बनानी होती है, तो ट्रांसलेशन जो है वो राइबोसोम करवाते हैं। ठीक है, बट अकेले नहीं, बहुत सारे और आरएनएस जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगे, क्योंकि राइबोसोम जो अगर आप देखोगे इट्स नॉट ओनली अ सिंपल स्ट्रक्चर बट अ मास ऑफ राइबोसोमल आरएनए विद प्रोटीन्स। ठीक है, सो आरआरएनए और प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो ये राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये राइबोसोमल आरएनए अलोंग विद अदर आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए इसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइट, सो दिस इज अबाउट राइबोसोम्स, जिसमें हमने पढ़ा कि अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं, और अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स के साथ ये सब यूनिट्स भी चेंज हो जाते हैं, उनका सेडिमेंटेशन रेट भी चेंज हो जाता है, और जिसमें से एस जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। फाइन, सो लेट्स मूव टू द अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रोसोम्स। तो बात करते हैं सेंट्रोसोम्स की, जो अगेन एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इसके अरेंजमेंट की बात करें, इट इज फाउंड नियर द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस है, अगेन इसके डबल मेम्ब्रेन रहती है जो कि पोरस रहती है, इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड आपको कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे लाइक दिस। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं। ठीक है, दिस परपेंडिकुलरली अरेंज्ड स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय अ dense cytoplasm called as pericentriolar material। तो ये परपेंडिकुलरली अरेंज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स क्या है? दीज आर सेंट्रियोल्स। पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रियोल्स प्लस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइनली सेंट्रोसोम कहा जाता है, जिसमें हम फोकस करेंगे सेंट्रियोल्स के स्ट्रक्चर को, यानी कि हम इन परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स पे फोकस करने वाले हैं। सो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ऐसे अरेंज्ड है। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक दिस, और अगर आप इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स का क्रॉस सेक्शन लोगे, यानी कि सर्कुलर सेक्शन लोगे लाइक दिस, हमने एक पर्टिकुलर सेंट्रियोल का सर्कुलर सेक्शन ले लिया है और हम उसको देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट कंप्लीट सेंट्रोसोम बट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, यानी कि किसी एक सेंट्रियोल का क्या ले लिया है हमने? क्रॉस सेक्शन ले लिया है। तो आप इसमें जो अरेंजमेंट देख रहे हो वो है कार्टवील लाइक अरेंजमेंट जो एक पर्टिकुलर सेंट्रियोल ने बनाया है। तो इस तरीके से पूरा एक लंबा स्ट्रक्चर होता है। तो अब क्या है हमारे पास, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल इटसेल्फ। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सेंट्रियोल जो है उसके बाहर
हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो सेंट्रियोल जो रहेगा वो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। सो हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ अरेंजमेंट है जो आपको पेरीफेरी में दिखेंगे। ये जो आपको 3 अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। लेकिन ये अकेले नहीं है, ये ट्रिपलेट्स में है। सो आप इनको कह सकते हो माइक्रो ट्यूबुलर ट्रिपलेट्स, ठीक है। सो माइक्रोट्यूबुलर ट्रिपलेट्स है यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए ट्रिपलेट्स हैं। इनको मार्क भी किया जाता है अकॉर्डिंगली, जिसमें से जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट की तरफ है वो ए, बी एंड सी। इस तरीके से ए, बी एंड सी आपको माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। ए, बी और सी, बी एंड सी, इस तरीके से, ठीक है। जिसमें से सी जो है वो ए के साथ जुड़ा है, एडजेसेंट के, ठीक है। मतलब एडजेसेंट जो माइक्रोट्यूबुलर ट्रिपलेट है उसके सी और ए जो है आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटर ट्रिपलेट ब्रिजेस। इंटर ट्रिपलेट ब्रिजेस जो ए और सी को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये है पेरीफेरी में अरेंजमेंट। और अगर आप इनको काउंट करोगे ये माइक्रोट्यूबुलर ट्रिपलेट्स कितने हैं, ये है टोटल 9, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स में आपको पेरीफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो दिखेंगे। लेकिन हम सिर्फ पेरीफेरी में नहीं, सेंट्रल पोजीशन पे भी काउंट करते हैं। तो अगर हम सेंट्रियोल्स के सेंट्रल पोजीशन पे देखें तो यहाँ पे कोई भी ट्यूबुलिन प्रोटीन हमें या फिर माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, ये एक प्रोटीनस मास है जिसे सेंट्रल हब कहा जाता है। सेंट्रल हब इज अ प्रोटीनस मास अरेंज्ड एट द सेंट्रल पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। सो इट्स अ प्रोटीनस मास, राइट। सो इस तरीके से क्या हुआ, 9 ट्रिपलेट्स है हमारे पास पेरीफेरी में और सेंट्रल में कोई भी माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं है। तो सेंट्रियोल हैज 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। 9+0 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट। हम यहाँ पे इस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम ऐसे स्ट्रक्चर्स भी डील करेंगे जो सेंट्रियोल से बने हैं, राइट। सो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पे कंपैरिजन करेंगे। तो अब ये है 9 ट्रिपलेट्स विद सेंट्रल हब। और ये ट्रिपलेट्स जो है सेंट्रल हब के साथ भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो अरेंजमेंट, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रेडियल स्पोक्स। ये रेडियल स्पोक्स है, ठीक है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रियोल। अगर आप देखो पूरा अरेंजमेंट इस तरीके से है कि कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है सेंट्रियोल्स का, फाइन। और ये वही सेंट्रियोल्स है जो हेल्प करते हैं कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, जिसमें से सबसे पहला आ रहा है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन प्रॉपर हो पाता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को याद रखेंगे, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करता है। और ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन की वजह से ही क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स में, दोनों डॉटर सेल्स में प्रॉपर काउंट में आते हैं, ठीक है। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन सेंट्रियोल्स का। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर करने वाले हैं। तो उसकी फॉर्मेशन भी सेंट्रियोल्स करते हैं। और यही वो स्ट्रक्चर है जहां पे आपको 9+0 अरेंजमेंट की जगह कुछ और दिखेगा, ठीक है। सो ये है आपके पास सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर। ये पूरा अरेंजमेंट इस पर्टिकुलर सेंट्रियोल में होता है। 9 पूरे ट्रिपलेट्स होंगे जो यहां तक अरेंज्ड हैं, ठीक है। इस तरीके से बीच में इसके सेंट्रल पार्ट में सेंट्रल हब होगा, ठीक है। तो ऐसा है स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स का, फाइन।
सो सेंट्रियोल्स जो है इट इज सराउंडेड बाय डेंस साइटोप्लाज्मिक मटेरियल अगेन कॉल्ड एज पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, न्यूक्लियस से पास होता है। याद रखेंगे एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ दीज आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, और साथ में मुझे ये भी बताएंगे कि सेंट्रोसोम्स के अलावा कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनल है, वो ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं। ठीक है, बट आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी ऑर्गेनल है जो अगेन प्लांट सेल में नहीं होती है बट सिर्फ एनिमल सेल में है। फाइन। सो ये है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स और नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और मैं आपको बता दूं एक और चीज जो मैं मिस कर रही हूँ यहाँ पे, कि ये सेंट्रियोल्स जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल डिवीजन के टाइम पे जो मैंने कहा कि ये रेप्लिकेट करते हैं और उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एज वेल। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर यहां से हमारे पास कंप्लीट हुआ सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर। तो अगले सेशन में डील करने वाले हैं सीलिया एंड फ्लैजिला और कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो सेल का पार्ट बनाते हैं। फाइन, देन वी आर लेफ्ट विद न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स ओनली। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशंस में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो वीडियोस देखते रहे, लर्न करते रहे, समझते रहे। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।